नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द रिटायर स्पोर्ट्समैन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, यानी कि रीसेट। Which of the following institution is responsible for leading the Retired Sportsman Empowerment Training Program launched on National Sports Day? राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुरू किए गए सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इस ऑप्शन नंबर 1 कहता है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE, दूसरा कहता है राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS, तीसरा कहता है भारतीय खेल प्राधिकरण साई, और चौथा कहता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो रीसेट प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। ये प्रोग्राम जो है इसके थ्रू आपको जो स्पोर्ट्समैन है, रिटायर स्पोर्ट्समैन है, उनको एम्पावर बनाया जाएगा ताकि उनकी जीविकापार्जन का साधन उनको दिया जाए। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है वो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा चलाया जाएगा। ये इनिशिएटिव जो है वो फोकस होगा एम्पावरिंग रिटायर एथलीट्स बाय प्रोवाइडिंग देम कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स टू इन्हांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। LNIPE जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, डेडिकेटेड है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए। और ये जो आपको प्रोग्राम है यही चलाया जाएगा ऑफरिंग कोर्सेज इन हाइब्रिड मोड। ये प्रोग्राम आपको हाइब्रिड मोड में चलेगा, यानी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इसको एक्सेस कर सकते हैं। विच इंक्लूड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट। यहाँ आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा और इंटर्नशिप भी मिलेगा। द फोकस ऑन रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू लेवरेज देयर एक्सपीरियंस टू ब्रिज जनरेशनल गैप्स एंड नर्चर फ्यूचर टैलेंट। सिंपल सी बात है, सरकार का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो खेल के बाद रिटायर हो जाते हैं, एक समय के बाद उनका राष्ट्रीय स्तर पर खेलना जो है वो संभव नहीं होता है, तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। उस स्थिति में उनका जीविकापार्जन कैसे हो, इस संदर्भ में जो है इस प्रोग्राम को हाईलाइट किया गया है। सरकार उनको जो है जो जनरेशन गैप है उसको ब्रिज करने के लिए सरकार ने इस योजना को लाया है ताकि उनको एम्पावर किया जाए और वो सक्षम हो अपनी जीविका के लिए। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट पास की सर्विस। भुगतान पास की सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द सर्विस कंप्लीटली एलिमिनेट्स द यूज ऑफ वन टाइम पासवर्ड्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यह सेवा ऑनलाइन लेन देन में वन टाइम पासवर्ड के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। ऑप्शन नंबर 2 कहता है टोकनाइजेशन यूज्ड इन द सर्विस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेवा में उपयोग किए जाने वाले टोकनाइजेशन से संवेदनशील वित्तीय जानकारी को उजागर करने के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा नंबर कहता है द सर्विस रिलाइज सोलली ऑन फाइनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। यह सेवा उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के लिए पूरी तरह से चेहरे की पहचान पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी कि ये सही है। द सर्विस कंप्लीटली एलिमिनेट्स द यूज ऑफ वन टाइम पासवर्ड्स इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। दूसरा है टोकनाइजेशन यूज्ड इन द सर्विस हेल्प्स टू इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेवा में उपयोग किए जाने वाले टोकनाइजेशन से संवेदनशील वित्तीय जानकारी को उजागर करने के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं
कि पेमेंट पासकोड सर्विस क्या है। तो पेमेंट पासकोड सर्विस जो है वो एक सिक्योर नॉन ओटीपी बेस्ड मेथड है फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको जो बैंक्स होते हैं या जो कार्ड्स कंपनी होती हैं उनके द्वारा एक सिक्योर ओटीपी दिया जाता है, ओटीपी दिया जाता है, और वो ओटीपी जब हम उसमें इंटर करते हैं उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोबाइल और ओटीपी को हैक करके जो है फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया जाता है। जैसे किसी को फ़ोन करके उसको उससे ओटीपी जो है मांग लिया जाता है और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, फ्रॉड होता है। तो इसमें क्या है, पेमेंट पास की सर्विस क्या है, इसमें आपको सिंपल सा है कि जो यूजर होगा उसके मोबाइल पे एक ऑथेंटिकेशन कोड जाए, ऑथेंटिकेशन मैसेज जाएगा। जो जैसे उसने अभी अपने मोबाइल में लॉक, सिक्योर लॉक लगाया है, फिंगरप्रिंट लॉक लगाया है, फेस रिकॉग्नाइजेशन लगाया है, या उसने पासवर्ड लगाया है। तो जैसे वो पासवर्ड इंटर करेगा वो ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट पास की सर्विस जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको रिकॉग्नाइज करके सर्विस जो है वो आपको पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये काम कैसे करता है, मेथड, ऑथेंटिकेशन मेथड कैसे काम करता है, तो जैसा कि मैंने बताया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल पासवर्ड और ओटीपी, दिस सर्विस रिलाई ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और पिन अवेलेबल ऑन द यूजर्स डिवाइस। जैसे मेरा अगर फ़ोन है तो मुझे अगर पेमेंट करना है, तो जैसे कि मैंने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है अपने लॉक स्क्रीन पे, तो जो लॉक स्क्रीन पे जो सिक्योरिटी होता है वही सिक्योरिटी जो है उस ऐप में भी लागू होगा। जैसे कि जैसे ही आप पेमेंट ओके कीजिएगा तो आपको लॉकिंग के लिए ऑप्शन देगा, आप फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। तो जैसे आप फिंगरप्रिंट लगाओगे जैसे आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें क्या है, टोकनाइजेशन की बात होती है। द सर्विस यूजेज टोकनाइजेशन टू रिप्लेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विथ सिक्योर इनक्रिप्टेड टोकन्स। दिस मीन्स योर एक्चुअल फाइनेंशियल डाटा इज नॉट शेयरिंग ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, इन्हांसिंग सिक्योरिटी। और दूसरा ऑप्शन है टोकनाइजेशन का। तो आप जैसे उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऑथेंटिकेशन मेथड चूज कीजिए या टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन जैसे आप चूज कीजिएगा तो वो टोकन क्रिएट होगा और टोकन जो है वो उसमें आपका टोकन से ही पेमेंट हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस की बात की जा रही है। व्हेन मेकिंग ए परचेज द कंज्यूमर सेलेक्ट देयर मास्टर कार्ड एट चेक पोस्ट फॉर पेमेंट कन्फर्मेशन। द सर्विस यूटिलाइज द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर जो कि यूजर्स के डिवाइस में होगी, और उसके बाद सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन जब हो जाएगा तो ट्रांजेक्शन अपने आप तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन, यूजर अवॉइड द हसल ऑफ रिमेम्बरिंग एंड शेयरिंग पासवर्ड एंड ओटीपी। पासवर्ड याद करने और उसको शेयर करने का झंझट खत्म हो जाएगा। इन्हांस सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, फास्टर चेकआउट हो जाएगा, पेमेंट जल्दी हो जाएगा, एफिशिएंस हो जाएगा। तो ये सारी फ़ायदे हैं पास पेमेंट पास की सर्विस की। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी यूज ऑफ ढांचा इन एग्रीकल्चर। कृषि में ढांचा का प्राथमिक उद्देश्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला नंबर कहता है एज ए कैश क्रॉप फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नकदी फसल के रूप में। दूसरा कहता है एज ए सोर्स ऑफ बायोफ्यूल, जैव ईंधन के स्रोत के रूप में। तीसरा कहता है फॉर लाइव स्टॉक फीड एंड सॉइल इम्प्रूवमेंट थ्रू ग्रीन मैन्यूरिंग, पशुओं के चारे के लिए हरी खाद के माध्यम से मिट्टी में सुधार के लिए। चौथा कहता है एज ए पीरिनियल फ्रूट क्रॉप, 12 मासी फल फसल के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर लाइव स्टॉक फीड एंड सॉइल इम्प्रूवमेंट थ्रू ग्रीन मैन्यूरिंग। इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है ढांचा के बारे में बताया जा रहा है। इसका प्राइमरी जो यूज होता है वो आपको एग्रीकल्चर में होता है, जो पशु चारे के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
और इससे जो है जो मिट्टी होती है उसका जो फर्टिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो ये पौधों के ढांचा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पौधों में, और सॉइल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बढ़ावा देता है, और इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉइल, ये सारे जो है मिट्टी में जो है वो आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को बनाने में, मजबूत करने में इन्हांस करता है, और सॉइल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी ये करता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि द प्रोसेस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, और इन सब चीज़ों से जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो बढ़ती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज स्ट्रेटेजिक सबमरीन कैपेबिलिटी। भारत की सामरिक पनडुब्बी क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, इंडिया हैज लीज्ड एन अकूला क्लास सबमरीन फ्रॉम रसिया टू स्ट्रेंथन इट्स सबमरीन फ्लीट। भारत ने अपने पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के लिए रूस से अकूला श्रेणी की पनडुब्बी लीज पर ली है। दूसरा नंबर कहता है, आईएनएस अरिहंत वाज कमीशन्ड बिफोर आईएनएस अरिघाट and has demonstrated the ability to launch submarine launch ballistic missile। आईएनएस अरिहंत को आईएनएस अरिघाट से पहले कमीशन किया गया था, और इसने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तीसरा नंबर कहता है, द स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज SSBN Sheep Sustainable Ballistic Nuclear Fleet are primarily due to technological सुपरिटी ऑफ चाइनीज सबमरीन। भारत के SSBN जहाज पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े के सामने आने वाली सामरिक चुनौतियां मुख्य रूप से चीनी पनडुब्बियों की तकनीकी श्रेष्ठता के कारण है। उपयुक्त में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है, और 3 नंबर भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। इंडिया लीज्ड एंड रसिया अकोला क्लास सबमरीन इन 2019 में भारत ने रसिया के अकोला क्लास सबमरीन को लीज पे लिया था, जो कि सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के लिए लिया गया था और एडवांस कैपेबिलिटी को नवल ऑपरेशन में जोड़ने के लिए लिया गया था। दूसरा ऑप्शन कहता है, जो कि सही है, आईएनएस अरिहंत जो है वो 2016 में कमीशन हुआ था, और फर्स्ट ऑफ द अरिहंत क्लास सबमरीन जो था वो आईएनएस अरिहंत था, एंड डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ टू लॉन्च SLBM सच एज K4 और K14 को लॉन्च करने में इसको जो प्रक्षेपित करने के लिए इसको विकसित किया गया था, जो कि ये कमीशन हुआ था 2016 में। अरिहंत स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत, करेक्ट है। वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक चैलेंज फेस्ड बाय इंडियाज SSBN फ्लीट इज टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी ऑफ चाइनीज सबमरीन विच पोजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट। तो भारत का जो मुख्य चुनौती है वो चाइना के टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटी सुपरियोरिटी से होता है, यानी कि चाइना जो है हमारे सबमरीन से काफ़ी उन्नत किस्म के जो है सबमरीन यूज करता है, तो उनसे हमारा जो है मुकाबला जो है ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भारत के मुकाबले ज़्यादा है, तो वो चुनौती का विषय है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है? भारत पहला नंबर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नंबर साउथ अफ्रीका, और चौथा नंबर चाइना। तो ये आपको 1 नंबर चाइना हो जाएगा, 2 नंबर जो है आपको रसिया है, और 3 नंबर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, और ये आपको हाल में इन्होंने काफ़ी गोल्ड प्रोड्यूस किया है। चाइना जो है वो गोल्ड प्रोड्यूस के लिए काफ़ी हैविली इन्वेस्ट करता है,
अगर हम बात करें 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड की, तो चाइना जो है वो 383.2 मिलियन मेट्रिक टन के साथ एक नंबर पे है। रसिया जो है वो 329.5 मेट्रिक टन के साथ 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और चौथा नंबर पे आपको अमेरिका है। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।